नमस्कार। सबसे पहले तो प्रसून जी ने जो ट्रेलर दे दिया है, अब उसके बाद उसमें मेरी कोई भूमिका बचती नहीं है। तो मैं जानता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं खुद भी इनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, ऐसी स्थिति में कोई सवाल जवाब का तो सिलसिला होगा नहीं। ये संवाद का तरीका है, उसमें मेरी भूमिका सिर्फ इनको चिकोटी काटने की है और उसके बाद इनकी बातें आप सुनते रहेंगे। प्रसून जी किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। शायद मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदी बोलने समझने वाले लोग, सुनने वाले लोग, पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो इनका लिखा उसे याद ना हो कुछ ना कुछ, या उसने सुना ना हो। पूरे हिंदुस्तान में कोई आदमी ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात है, इनके परिचय के लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और ऐसे समय में इतने लंबे समय तक हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। 8 साल से ज्यादा वक्त हो चुका और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इनका एक परिचय ये भी है कि एक बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। इनका परिचय ये भी है कि ये पद्मश्री हैं। इनका परिचय ये भी है कि ये 3 नेशनल अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड, लिरिसिस्ट इतने बड़े। इनका एक परिचय यह भी है कि ये एड की दुनिया में इतना कमाल कर चुके हैं कि इनके एक एड को 21वीं शताब्दी के टॉप 20 एड्स में से एक माना जाता है। तो एक आदमी के कितने परिचय दिए जाएं, लेकिन मैं जिस परिचय से आज हिंदी भवन में शुरुआत कर रहा हूं, इन्हीं की पंक्तियों से, कि हिंदी की उंगली पकड़कर खड़ा हुआ हूं मैं, हिंदी की उंगली पकड़कर खड़ा हुआ हूं मैं, इसी मिट्टी के आंगन में बड़ा हुआ हूं मैं, पर मां का धन्यवाद कौन करता है। तो हम लोग हिंदी भवन में मां का धन्यवाद करने के लिए आए हैं, और आप जैसे सपूत से बड़ा कोई हमें मिलता नहीं। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप सिंगापुर से यहाँ आए हैं। तो बाकी आप सिलसिला शुरू करें प्रसून जी, बाकी मैं थोड़े थोड़े वक्त पर। क्या का सिलसिला, मतलब हिंदी जैसे ये आपने मैंने ये लिखा था, जबकि माँ का धन्यवाद कौन करता है, एक्चुअली हम भूल ही जाते हैं। और सच में अगर मुझे तो हिंदी के बिना अगर मेरा जीविकोपार्जन होता तो शायद मैं बड़ा दुखी होता आज। मुझे बहुत खुशी है कि हिंदी की कोई भूमिका रही है मेरे जीवन में। और भाषा जो होती है वो, मैंने अभी काफ़ी इस पर बातचीत भी की कि वो आपके, वो अलग है एक। और आप देखिए, गाने गाते हैं लोग, हम लोगों के फिल्मी गाने तो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। कविताएं मैं इसलिए जब भी आप जैसे सुधी श्रोता मिल जाते हैं तो कविताएं सुनाता हूँ, हिंदी फिल्म गीत नहीं सुनाता हूँ, क्योंकि गीत तो सुन ही लेते लोग। लेकिन कितने भी वो अंग्रेजी गाने गाएं, आप देख लीजिए, लोग शाम को जब महफिलें जमती हैं, 1 2 3 वो शो करने के लिए चलते हैं, यू फील ऑफ माई सेंसेस और ये सब कुछ करते हैं वो, लेकिन उसके बाद चला जाता हूँ किसी की धुन में ही आ जाते हैं। तो ये अपनी भाषा के साथ जो आत्मीयता है वो कहीं नष्ट नहीं हो सकती, जा नहीं सकती। लेकिन हिंदी के स्वरूप पर, और ये कि हिंदी के लिए हम बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे, इस सोच को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कहीं कि बिल्कुल भी हम उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, जिसे टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड है। और मुझे आपत्ति है अगर लोग कहते हैं ही वॉज मारोफाइंग द लाइन ऑन मी। इस तरह की हिंदी से मुझे प्रॉब्लम है। ये शब्दों को अपनाने वाली बात नहीं है, ये है भाषा के स्वरूप को मूल रूप से नष्ट करने वाली बात। तो इस तरह के परिवर्तन से मैं सहज नहीं। लेकिन प्रसून जी, बहुत बार जैसे ये बात कही जाती है कि प्रसून जोशी, आप खुद ही फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने एमबीए किया हुआ है, और आप अंग्रेजी में भी उतने ही कंफर्टेबल हैं। आपके भाषा व्यक्त करने का या आपकी भावनाओं को व्यक्त करना आप हिंदी में ज्यादा अच्छा करते। फिराक गोरखपुरी के साथ भी यही था कि वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे और उनकी सारे जज्बात उर्दू में निकलते थे। वो उर्दू के इतने बड़े शायर हुए। आप इंग्लिश जानते हैं,
और इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल है और हिंदी को शौक अपनाते हैं तो आपके लिए रास्ता दूसरा है। लेकिन ऐसा हिंदी वाला जो मूल रूप से और सारी पृष्ठभूमि उसकी हिंदी के लिए है, ये हिंदी का बाजार, ये हिंदी का साहित्य और हिंदी में उसको अपना स्थान बनाना, हिंदी भवन में मैं बैठ के कह रहा हूं उन हिंदी भाषी लोगों के लिए जो अंग्रेजी में जिनकी फीस माफ। मेरी भी फीस माफ थी, मेरी भी अंग्रेजी में फीस माफ थी। मैं उत्तराखंड के उन स्कूलों का पढ़ा हुआ हूं जहां पर हम लोग तख्ती लेकर जाते थे, अपनी कलम भी खुद बनाते थे, अपनी स्याही भी मैं खुद बनाता था, और मैं उन पाठशालाओं का हिंदी मीडियम स्कूलों का पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैंने ABCD कक्षा 6 में आकर सीखी है। तो वो यूपी बोर्ड में तब यही तो। हाँ, तो आप ये समझ लीजिए कि अंग्रेजी संघर्ष के लिए, जरूरत के लिए मैंने सीखी, और इसीलिए मैंने स्किल। और मैं अब अंग्रेजी में लिखता भी हूं, और कोई ऐसी बात नहीं है, आर्टिकल्स भी लिखता हूं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी लिखता हूं, एडिटोरियल्स भी लिखता हूं, लेकिन वो मैंने सीखा है। तो ऐसा नहीं कोई भाषा सीखी नहीं जा सकती, वो आप सीख सकते हैं। लेकिन जब मेरा आंसू होता है ना उस जमीन में जब गिरता है, तो वो हिंदी शब्द बनकर प्रस्फुटित होता है। वो तो हमने कई बार, मैं रोता हिंदी में हूं। नहीं, आप बोलते भी हिंदी में है, सोचते भी हिंदी में है। मूल बात है आप सोचते हिंदी में। मैंने कई बार देखा आपकी कई रचनाओं को, मां पर आप जब लिखते हैं, जो तारे जमी का वो गाना है वो तो सभी सबके जुबान पर है, लेकिन आपने और भी लिखा है मां पे, तो वो हमेशा ये कहा जाता है कि अपना भोगा हुआ यथार्थ जी बिल्कुल अगर आदमी कलम में बद्ध करता है जी, तब वो एक बहुत ही दूसरे लेवल पे चला जाता है। मैं अपने दर्शकों के सामने आपसे ये कहना चाहता हूँ, माँ को जिस तरह से आपने समझा है वो उसी तरह से आप वक्त देते हैं, मतलब उसको शब्द देते हैं, या वो फिल्मों में कहा गया कि ऐसे ऐसे है, ऐसे है, एक सिचुएशन दे दी गई और आपने लिख दिया। तो कम से कम माँ पे जो सुना है उसको नहीं, मैं इसलिए कह रहा था, मैं सुभाष घई साहब को कहीं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आनंद बख्शी बैठे थे, हम लोग खाना खा रहे थे, तो उन्होंने कहा कौन सी फिल्म बना रहे हो, तो उन्होंने कहा सौदागर। तो वो गए वॉश बेसिन तक, हाथ धो के आए तो कहे कि गाना बन गया, सौदा कर दिल देकर दिल लेकर सौदागर। मैंने सोचा ये बात उन्होंने सुभाष घई साहब ने बोली, मैंने सुना, मैंने सोचा इतनी देर हाथ धुलने तक में ही गाना बन जा रहा। तो वो फिल्मों में उस तरह के गाने और प्रसून जी के लिखे गानों में बड़ा फर्क है। देखिए, मुझे कविता नहीं थी हिंदी, मैं वहां पर सुनाना चाह रहा था। मैंने 2-3-4 बार ऐसा किया। एक तो तारे ज़मीं पर वहां पर मैं लिख रहा था, और अनुभूत सत्य की जब आप बात कर रहे हैं, फिल्म स्क्रिप्ट में जनरली क्या लिखा होता है कि यहाँ पर एक गीत होगा और उसमें उस गीत का जो चरित्र है, जिस तरह का वो गीत होगा, वो लिखा होता है। सो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है सेपरेशन सॉन्ग टू बी एडेड। अब ये सेपरेशन सॉन्ग बच्चे और माँ का कुछ भी हो सकता है कि बिछड़ कर तुझसे कहाँ जाऊंगा मैं, बिखर जाऊंगा मैं, कुछ भी लिख दीजिए। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगा कि ये क्या है, ये भावना क्या है, इसको मैं सिर्फ लफ्ज़ी इस पर ना हो, इसमें मूल भावना उस सेपरेशन की क्या है। तो मैं अपने बचपन में, अतीत में चला गया, और मुझे याद आया, हम लोग पहाड़ में रहते थे, गढ़वाल में, नरेंद्र नगर में एक जगह है, वहाँ छोटी सी जगह, वहाँ पे रहते। और मेरी माँ जो थी वो अध्यापिका थी, तो उन्हें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना था। लेक्चर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जी जी। तो जैसे मैंने ये सुना, और मैं बच्चा था, मेरे अंदर एक असुरक्षा की सी भावना आई। मैंने उसी भावना की उंगली थामी और मैंने लिखा, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से
झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर सहम जाता हूं मैं माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूं मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ। बहुत ही शानदार। इसको जितनी बार सुनिए और फिल्म में भी और सुनते वक्त भी बहुत लोग इसको लेके। फिर एक बार और है ये आया कि माँ पे हम लिख रहे हैं रंग दे बसंती का गीत, और एक ऐसा प्रसंग जहां पर गीत नहीं था, बैकग्राउंड स्कोर था कि डेड बॉडी ऑफ द सन हैज कम एंड देयर इज अ बैकग्राउंड स्कोर देयर, एंड A.R. Rahman ji had composed a very nice tune there, which is la 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 ta la tang nang 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 tang nang. It was on guitar. It put that all right. तो मुझे एक ऐसा ख्याल आया कि क्या हो अगर हाइड एंड सीक, लुका छुपी का खेल बच्चा खेलता है माँ के साथ, वो खेल रहे थे और एक बच्चा जो छुपा हुआ है कहीं और माँ ढूंढ रही है और वो मिल नहीं रहा है, तो मां कहती है कि लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहां कहां ढूंढा तुझे, थक गई है तेरी मां, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र, धुंधला गई देख मेरी नजर, आ जाना। और वो कह रहा क्या बताऊं मां कहां हूं मैं, यहां उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहां है, मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है मां, डोर कोई लूटे नहीं बीच से काटे ना, यहां सब कुछ है मां लेकिन लगे बिन तेरे मुझको अकेला। तो वो मां और बच्चे के बीच संवाद है और बच्चा ऐसी जगह छुपा है जहां से वो वापस नहीं आ सकता। तो ये एक दूसरी तरह से मां और बच्चे की रिलेशनशिप को मैंने एक्सप्लोर की। प्रसून जी, बहुत लोग कहते हैं कि माँ को तो लेकर प्रसून बहुत फिल्मों में लिख देते हैं, पिता का कहीं? कहीं सीन आज तक नहीं मिला आपको कि जहाँ पिता पर भी एक लिख दिए होते हैं? देखता हूं अगर मुझे मिलती है तो मैंने पिता पर एक्चुअली लिखा है। अच्छा लिखा है? तो आवाज दर्शकों को सुनाइए। अभी फिल्म में नहीं लिखा लेकिन नहीं, अगर ये मिल जाती है तो आप तब तक जरा बातचीत, तब तक मैं आगे। तो प्रसून जी के बारे में तब तक इनकी शान में कसीदे पढ़ता हूँ कुछ थोड़े से, तब तक पिता पर इनकी कविता आ जाएगी। मैं कई बार, मैं कभी कागज लेके तो कोई इंटरव्यू करता नहीं। प्रसून जी के बारे में इतने लंबे समय तक इतनी चर्चा चली और इनके गीतों ने, इनकी कविताओं ने भारतीय फिल्म में एक नए आयाम को जोड़ा, और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया उससे ये माना गया कि जो एक ठेठ आदमी गांव से निकलकर आता है, जो प्रकृति और पहाड़ में पलता है, जब उसकी भावनाएं शब्द पाती हैं और फिल्मों में जगह पाती हैं तो उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। प्रसून वहां से निकले उत्तराखंड से और दूसरे तरह की पढ़ाई करके अपना सिक्का इस कदर बुलंद किया है। मिल गई? चल, तो आप बहुत सुंदर बातें कर रहे थे आप, और मुझे भी अच्छा लगा। चाह रहे थे अभी और बोल? नहीं, आत्मश्लाघा आपके बारे में जितना बोला जाए उतना कम। ये आपका बड़प्पन है, आपको सब सुनते हैं यहाँ पर, और आज आपका ये बड़प्पन है कि आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है प्रसून जी, अब वही है, तुम मुझे पंत कहो, मैं तुम्हें निराला। और मैं परम वही हूं भोला वाला। मां की तारीफ करते करते पता नहीं कब मैं पिता के विरुद्ध हो गया। मां की तारीफ करते करते पता नहीं कब मैं पिता के विरुद्ध हो गया। पिता के विरुद्ध मैंने कभी कुछ नहीं कहा। पिता के विरुद्ध मैंने कभी कुछ नहीं कहा, पर मां की तारीफ में पिता के प्रति नाराजगी स्वतः ही आ जाती है। क्या पिता का दोष पिता होना है? क्या पिता का दोष पिता होना है, या पुरुष होना, या समर्थ होना? मैं पिता के सामने ढीठ हूं,
मां के सामने शैतान। मैं पिता के सामने ढीठ हूं, मां के सामने शैतान। मैं पिता के सामने चट्टान हूं, मां के सामने नदी। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। बहुत ही खूबसूरत। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं और पिता के सामने उत्तर की नोक। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं और पिता के सामने उत्तर की नोक। मैं मां की गोद में समा जाता हूं। मैं मां की गोद में समा जाता हूं और पिता की गोद में तन कर बैठता हूं। मां के अचार के बोयाम अगर धूप से जुदा होते हैं तो मैं उन्हें धूप में सरका देता हूं। वाह। मां के अचार के बोयाम अगर धूप से जुदा होते हैं तो मैं उन्हें धूप में सरका देता हूं, पर पिता की फाइलों से गिरते कागजों पर मुझे कभी तरस नहीं आया। मैंने कई बार सोचा है पिता से लंबा होने के बारे में, पर मां से अपनी लंबाई कभी नहीं नापी। वाह, बहुत ही बढ़िया लाइन है सर। मैंने कई बार सोचा है पिता से लंबा होने के बारे में, पर मां से अपनी लंबाई कभी नहीं नापी। मैंने मां के बाल भी खींचे हैं कई बार, झुंझलाकर चीखा हूं मां पर, पटके हैं पैर, पर पिता के सामने खुद को नाप तोल कर पेश किया है। क्या मैं विद्रोह करता रहा हूं पिता की सत्ता के खिलाफ? क्या मां का प्रजा होना उसे मेरे करीब लाता है? क्या मैं ऐसा ही करता अगर मां की सत्ता होती? क्या तब भी मैं उसे इसी तरह प्रेम करता, या उसकी शक्ति सामने खड़ी होती और मैं फाइलों से कागज समेट रहा होता? बहुत ही सुंदर। एक बार जोरदार तालियां। प्रसून जी, आपके लेखन में, यकीन मानिए, आपके लेखन में इतनी विविधताएं हैं। मैं कई बार आश्चर्य करता हूं, आप प्रेम के गीत भी वैसे ही लिखते हैं, मां के गीत भी उसी भावना से लिखते हैं, और सबसे ज्यादा जो आप इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल चीजें लिखते हैं, वो क्या है, एक लेखक समाज को एक दिशा देने का काम करता है। बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। मैंने पढ़ा कि आपको भी एक किताब ने बचपन में बहुत प्रभावित किया था। बहुत लोगों की जिंदगी किताबों से, लेखकों से, सिनेमा से, गीतों से, शेरों से, शायरी से बदल गई। मैं ये कहता हूं कि आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखते रहते हैं, जैसे आपका मुमकिन है, अगर हो तो सुनाइएगा, मैं उसकी चर्चा करूं। लेकिन एक हल्के फुल्के अंदाज का सवाल पूछ दे रहा हूं, फिर मैं थोड़ी गंभीर बात। आप ये सब भी लिखते हैं, फिर मसक्कली लिखा, उसका क्या नाम मतलब है? मसक्कली, मसक्कली, इस शब्द के बारे में और ये गाने में कैसे आया जाए, दर्शकों को बताइए। मसक्कली क्या हुआ कि हमारे यहाँ दो तरह के गीत होते हैं। एक तो कई बार पहले हम लिख देते हैं, जैसे थोड़ी सी धूल मेरी मिट्टी के मेरे वतन की, ये मैंने पहले लिखा, फिर रहमान जी ने कंपोज किया। पर कई बार होता है कि एक मीटर होता है, एक रिदम है बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप सोच रहे हैं। तो मसक्कली जो था वो उन्होंने पहले से रहमान जी ने बनाया हुआ था ना, उस शब्द का कोई अर्थ नहीं, बस उसमें तर 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 तर, यार अच्छा लगता है, इसको लग रखे। तो मेरे दिमाग में आया मसक्कली, मसक्कली उड़ मसक्कली, मसक्कली। तो मसक्कली क्या होता है? मैंने कहा मसक्कली कोई कुछ नहीं होता, शब्द नहीं, कोई मतलब नहीं। हालांकि बड़े मजे की बात यह है कि ये देखिए, हमारी हिंदी भाषा जानने वाले कुछ जो छद्म लोग हैं, उनका छद्म देखिए। आप पूछिए कि आपने मेरा मसक्कली गाना सुना है? हाँ सुना है। बताया आपको मसक्कली का मतलब? ऑफ कोर्स आई नो। कम ऑन। मुझे तो नहीं समझ में। आप बताइए कि क्या होता है इसका मतलब? कम ऑन, आई नो, लाइक क्या टेस्ट ले रहे हो मेरा? आई काइंड ऑफ नो इट। तो काइंड ऑफ नो इट क्या होता है भाई? मैंने कहा भाई इससे तो कभी शब्द होता नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जो मैंने ऐसी मुझे लग रहा था, मुझे तो लगा था कि मैं पूछूंगा। अरे सोचिए कि उस फिल्म में, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट भी कर रहा था फिल्म के साथ में, उसमें इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने कबूतर का नाम मसक्कली रखा है उसमें, कि भाई कुछ ही जस्टिफाई तो कर दें। तो वो एक कबूतर सोनम उड़ाती थी, हाँ। वो कबूतर का नाम मसक्कली रख दिया कि इसलिए मसक्कली तो उड़। लेकिन अगर आप सोचिए, ये गीत जो है ये हल्का गीत है, ऐसा नहीं है।
नहीं, जरा मैं- पंख झटक गई धूल अटक और तो- लचक मचक के दूर भटक। ये एक तरह की फ्रीडम का गीत है, ये कि तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है। ये बेसिकली वो लड़की जो है उस एक कुछ अपना स्वयं का कुछ कार्य करना चाहती, काम करना चाहती जीवन में, तो उसके लिए इंस्पिरेशनल सॉन्ग है। और मुझे एक बेटी ने, एक लड़की ने, आई होप शी इज हियरिंग दिस, मुझे एक बार एक ईमेल लिखा। शी वॉज फाइटिंग फॉर कैंसर एंड शी सेड दैट दिस इज हर सॉन्ग विच कीप्स हर इंस्पायर्ड कि उड़ मसकली। मैंने यही कहा, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। मैंने तो यही कहा कि आप देखिए, मैं कभी कोशिश ये करता हूं कि उसमें इंस्पिरेशन बहुत है, मस्ती की भी मैं मोटिवेशन। पाठशाला रखूं, मस्ती की भी मैं पाठशाला रखता हूं। और वहां भी मुझसे लोग कहते हैं आपने साइंस पढ़ी, इसका क्या इस्तेमाल हुआ? आप तो गीतकार बन गए, फिर विज्ञापन करने लगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले गए, फिल्में लिखने लगे, साइंस का क्या यूज है? मैं आपको यूज बताता हूं। मैंने लिखा है कि नाटा ये सन्नाटा है, मस्ती की पाठशाला में, नाटा ये सन्नाटा है देखो लंबू शोर है। नाटा ये सन्नाटा है, शब्द प्रयोग है। नाटा ये सन्नाटा है देखो लंबू शोर है, हर दिल में बुड़बुड़ करता H2SO4 है। नाउ अगर आप फिल्मों में जनरली देखेंगे तो वो तेजाब शब्द होता। अब मैंने H2SO4 लिखा है क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी थी, वो उसका फायदा हो गया मुझे। अब ये बताइए, वो भाग मिल्खा भाग में आपने हमन करेंगे, वो नहीं समझ में आया, ये कहां से आया हमन करेंगे। देखिए क्या होता है, कई बार हम लोग जब जैमिंग करते जो हैं, मस्ती की पाठशाला हाँ, उसी से रिलेटेड ही है। लोग जैमिंग करते हैं तो उसमें गीत लिखना एक अलग विधा है। देखिए, कविता अलग है, गीत अलग विधा है। गीत में साउंड का बड़ा महत्व है। वो साउंड जो है पकड़े लोगों को, खलबली जैसे शब्द का मैंने प्रयोग किया है, और आप उसको जब सही मीटर में आ जाती है तो उसी को हम कहते हैं कैची हो गया, हुक हो गया, गाना बड़ा कैची है, गाना बड़ा कैची है। तो वो कहीं ना कहीं उस वजह से भी कई बार कुछ शब्द आ जाते हैं और उन शब्दों को जस्टिफाई हम कर लेते हैं क्योंकि वो चिपक जाते हैं दिमाग में। एक और चीज जो हम लोगों के लिए, और जावेद साहब और मैं अक्सर इस बात पे चर्चा करते हैं, कि एक होता है डमी लिरिक्स। जब कोई गाना तैयार नहीं होता है तो अभी जब बाद में लिखिएगा आप इसमें कुछ डमी लिरिक्स डाल दीजिए। और मैं खैर, क्योंकि वो गाने बहुत मकबूल बड़े हो गए, मैं बोलूंगा नहीं क्यों उनको छोटा करूं, लेकिन कुछ ऐसे गाने हैं मेरे खुद के लिखे हुए जो डमी लिरिक्स थे। वो डमी है कि आप अभी बना दीजिए, अभी बता दीजिए, सुन लेते हैं इसको कैसा लगेगा, फिर इसमें आप कविता बाद में कीजिएगा। तो वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अगर आपने कुछ उस वक्त लिख दिया और वो प्रोड्यूसर के दिमाग में बैठ गया तो ये हटाएंगे नहीं, ये हटाएंगे, ये बहुत अच्छा सब क्या लिखा है आपने, नहीं तो बहुत ऑर्डिनरी, नहीं यही तो चलता है ये। इसलिए उसमें आप कुछ अगड़म सगड़म लिख दीजिए जिसका कोई मतलब ना हो, और कभी भी उसमें कोई अर्थपूर्ण चीज मत लिखिए। नहीं, मैंने ये सोचा था कि प्रसून जी जब भी मिलेंगे मैं उनसे पूछूंगा ये मसक्कली का मतलब क्या है और ये कहां से, या और एक और आखिरी, ससुराल गेंदा फूल, जी ये दिल्ली 6 का गाना, जी। ये भी मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि कहां से ससुराल गेंदा फूल। ये देखिए, इसका तो ओरिजिनल फोक में है, ये फोक में था पहले, गीत करार गोंदे का गाना है उधर छत्तीसगढ़ी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो गेंदे का फूल है ना, वो बड़ा ही विचित्र सा फूल है, खुशबू नहीं है, तो उससे एक उपमा दूं मैं ससुराल की, कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि अच्छा है कि बुरा है। कुछ चीजें तो अच्छी हैं पर कुछ चीजें अच्छी नहीं हैं। कोई मुझे प्यार से भी बात करता है लेकिन कोई गाली भी देता है। तो उसमें एक डाइकोटमी है। तो उस डाइकोटमी को मैंने रखा है इस पूरे गीत में, इसलिए लोगों को लगता है कि उसमें कहीं वो पीड़ा का गीत है या सेलिब्रेशन का है। जनरली तो डिस्कोटेक्स में बजता है, बहुत लोग नाचते हैं उस गाने के ऊपर, लेकिन उसमें कहीं पीड़ा भी है। अब मैं प्रसून जी से अब देखिए, इतनी वैरायटी में माँ का आपने सुना, इतने प्रयोगों को सुना, प्रेम गीतों को सुना, चांद सिफारिश जो करता हमारी वो आप सब जानते ही हैं। अब मैं आपसे वो सुनना चाहता हूं जो आपके मतलब हमारे दर्शकों को कम सुना होगा शायद उन्होंने। आपका एक वो है जो मैंने कहा मुमकिन है, एक मोटिवेशनल,
और एक आपका वो बहुत अच्छा है कि अंधकार से जाकर कह दो अच्छा रथ सूरज का निकल चुका है। अच्छा, वो भी देखता हूँ, ठीक है। तो तब तक फिर आप थोड़ा कसीदे। कसीदे तो प्रसून जी ने लगातार 2 बार इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिले। इसके बाद पहले व्यक्ति ये थे जो हिंदी पट्टी यानी उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश अलग नहीं हुआ था वहां से निकलकर यही गाजियाबाद, बहुत दूर नहीं, गाजियाबाद के ही एक शिक्षण संस्थान से इन्होंने MBA की डिग्री हासिल की। तो मिल गया। ये एक सीरीज आई थी, आमिर ने की थी, सत्यमेव जयते। तो उसका तो टाइटल सॉन्ग भी मैंने ही लिखा था। हाँ, टाइटल सॉन्ग तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपने मुमकिन हाँ, कहा। मुमकिन उससे ये फिनिश किया था उन्होंने इसको। दिस वाज द लास्ट, दिस इज अ पोएम व्हिच वाज संग। पूरी नहीं है उसमें। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर। अब आप सोचिए, रेगिस्तान में एक शूट, ग्रीन शूट जो आता है, बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है। हरी सी जिद है। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है। सूरज मुट्ठी के अंदर हो और दरारों से उंगली की छलक रोशनी फर्श पे बिखरे मुमकिन है। रात अंधेरी किसी सड़क पे एक लैंप के नीचे कोई सपनों के पन्ने पलटाए और तकदीर पे हंसता जाए मुमकिन है। रात अंधेरी किसी सड़क पर एक लैंप के नीचे कोई सपनों के पन्ने पलटाए और तकदीर पे हंसता जाए मुमकिन है। एक मासूम सा कागज लेकर बना के कश्ती अरमानों की एक सफर पे चलते जाना मुमकिन है। जंगल से एक हवा का चलना, आबादी से गुजर कर मन की खिड़की पर आ जाना, ताजा सी उम्मीद जगाना मुमकिन है। रस्सी बांधे और सब खींचे, आसमान को जमीन पे लाना मुमकिन है। हाथ बढ़ाना बादल छूना और निचोड़ के एक बादल से होठ भिगोना मुमकिन है। एक सच्चे से सुर की उंगली थाम के बढ़ना और नवेली सरगम गाना मुमकिन है। बीचों बीच हथेली के एक नारंगी अंगारा रखना, रूह तलक फिर सुलगते जाना मुमकिन है। आने वाले कल की आहट दूर से सुनना और दरवाजे खोल के रखना, राह सजाना मुमकिन है। घने दरख्तों के साए में, जब आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, घने दरख्तों के साए में पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन है। खिली सी धूप की रुत में सर्द रात की टीस सोचना मुमकिन है। सब कहते हैं चांद पे बुढ़िया अम्मा रहती है। चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। अभी तक किसी ने सोचा नहीं है। नहीं, बहुत हाउ आर यू उससे कभी नहीं पूछा किसी ने। चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। झील में जाकर उसके दिल की गहराई से खामोशी की वजह पूछना मुमकिन है। एक दीपक का तूफानों से आओ खेले कहकर मस्ती में लहराना मुमकिन है। आंख हजारों पर एक सपना मुमकिन है। प्यास हजारों पर एक बारिश मुमकिन है। वाह, तो मुझे उम्मीद है आपका बहुत ही शानदार। नहीं, अभी किसी का मन भरा नहीं। अरे भर गया। आमतौर पर हिंदी भवन के कार्यक्रम में इतने लोग आते भी नहीं। ये आपका ये ना, अरे मैं ऐसे कह रहा हूं, आते हैं तो इतनी देर तक बैठते नहीं प्रसून को सुनने के लिए। प्रसून जी की बात ही अलग है। तो मैं ये कह रहा था, अरे रत्ना जी दिल पे मत लीजिए। बात ये है कि ये हिंदी भवन, आपने इसका इतिहास सुनी लिया, और यहाँ के लोग जो ट्रस्टी हैं, जो लोग चला रहे हैं, उनके साथ हम लोगों का रिश्ता बहुत इसी तरह का है जैसी बातचीत हो रही है। और इस संस्थान का अपना एक, आप पहली बार आए हैं, आपको लगा ही होगा,
जिस संस्थान से पहली बार में लाल बहादुर शास्त्री जी जुड़े रहे हो, तो उसकी बात ही अलग है। और ये संस्थान जिस नाम पर, जिनके नाम पे चलता है, इसीलिए हिंदी में जो आप प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी फिल्मों के लिए, हिंदी भाषा के लिए, मुंबई में और तमाम जगहों पर उसकी वकालत करते, तो इस मौके के लिए आपसे अच्छा कोई गेस्ट हो नहीं सकता था। मैं ये चाहता हूं, आपने बहुत सारी आपकी फिल्मों में और यहाँ वहाँ आपने उर्दू हिंदी शब्दों का मिश्रण भी किया, दूसरे शब्दों को भी लिया, लेकिन पीछे कई रचनाएं आपने ऐसी की हैं जिसमें एकदम वो हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि अंधकार से जाकर कह दो। मैं सही कह रहा हूं? हाँ, नहीं, मैंने सोचा कहें, अंधकार से जाके कह दो रथ सूरज का निकल पड़ा है। देखिए, आमतौर पर ऐसी कविताएं अब कम लिखी जाती हैं। और प्रसून जी, एक सवाल इसके बाद मेरा ये रहेगा, एक किस्सा बहुत फेमस है कि रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि जिनको कहा जाता है, दिल्ली के लाल किले के मैदान में पंडित नेहरू जा रहे थे सीढ़ियों पर और वो थोड़ा सा फिसल गए, तो दिनकर जी ने उनको हाथ रखा, उन्होंने कहा थैंक यू दिनकर, आपने मुझे गिरने से बचाया। उन्होंने कहा राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी साहित्य उसको कंधा देगा। तो आजकल की राजनीति पर भी बताइएगा कि साहित्य वाले कंधा दे रहे हैं कि कुछ उनकी भूमिका अलग है। जब तक आप खोजते रहें। अब देखिए, आजकल के लेखकों के लिए भी ये आराम भी है कि वो मोबाइल में ही सब रख लेते। पहले वाले पूरा कॉपी लेके चलते थे, लेकिन आप दोनों में चल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उस रचना आप हंसी की बात चल रही है कि चलो हंसी को रिवाज कर ले, चलो हंसी को रिवाज कर ले, रिवाज, चलो हंसी को रिवाज कर ले। है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से। है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से। तो टिप पे खाते हजार मोती यूं खिलखिलाएंगे जैसे सोते से पानी जागा हो बाद बरसों के जंगलों में। वाह। है मौन एक मोतियों की माला, कभी किसी पल जो टूटे टक से। तो टिप पे खाते हजार मोती यूं खिलखिलाएंगे जैसे सोते से पानी जागा हो बाद बरसों के जंगलों में। कभी हुआ ना जो आज कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें। हंसी लुटा के हंसी जुटा लें, हंसी लुटा के हंसी जुटा लें। ये छोकरी है बलिष्ठ भर की मगर है करतूत कमाल इसकी। ये छोकरी है बलिष्ठ भर की मगर है करतूत कमाल इसकी। लगा के ठट्ठे जो गूंजती है हवेलियों में, पुराने चांदी के बर्तनों को रगड़ रगड़ के कोई दिखाता हो धूप जैसे। नए नगीने तलाश कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें। कभी जो बागों में झूलती है ये खट्टे आमों की कैरियों सी खटास लेके। कभी जो बागों में झूलती है ये खट्टे आमों की कैरियों सी खटास लेके। या फिर गली में भी दौड़ती है ये फालसे की हर एक ढेरी पे अपने जन्मों का हक समझ के। ये फालसे की हर एक ढेरी पे अपने जन्मों का हक समझ के। ये तोतली सी चवन्नी लेके सुलगते गुस्से पे कूद पड़ती है। छींट बन के पलक झपकते ही दूर जाती है खिल्लियों सी। ये दूर है इसको पास कर लें, चलो हंसी को रिवाज कर लें। वाह वाह, इतने ज्यादा प्रतीकों के साथ। मिल गया, क्योंकि वो मुझे पसंद है। मैं चाहता हूं कि और लोग भी सुने। और मेरी कोशिश रहती है कि बहुत सारी ऐसी चीजें लेखक इतना कुछ लिखता। अगर मैं अभी बहुत अच्छा कह रहे हैं आप, मतलब ये कविता मैं जरूर सुनूंगा। हाँ, और आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगे, बहुत सारी चीज एक लेखक की बहुत फेमस हो जाती है, लेकिन शायद वो उसके दिल के उतनी करीब नहीं होती। जो दिल के बहुत करीब होती है शायद वो लोगों तक उतनी न पहुंच पाए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कविता का जिक्र किया। ये अभी इनफैक्ट मैंने टाइप भी नहीं की है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास। मैं ऐसे बस डायरी से शॉट ले लिया था। वो अच्छा है कि है यहाँ पे।
मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा। अंधकार से जाकर कह दो रथ सूरज का निकल पड़ा है। यह आज भारत के लिए, आज के भारत के लिए, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, और भाषा के लिए भी है कि अंधकार से जाकर कह दो रथ सूरज का निकल पड़ा है, उसके पैरों में मिट्टी है, मस्तक उसका अग्नि जड़ा है। घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, नमन कर रहे कंकर पथ के। घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, नमन कर रहे कंकर पथ के। धूल समर्पित होती जाए, दूर क्षितिज से दिशा बुलाए। हाथ जोड़कर लक्ष्य खड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। आज रक्त वाचाल हुआ है, रक्त वाचाल, आज रक्त वाचाल हुआ है, उन्नत मस्तक भाल हुआ है। स्वाभिमान का घूंट पिया है, दृढ़ निश्चय श्रृंगार किया है। आज रक्त वाचाल हुआ है, उन्नत मस्तक भाल हुआ है। स्वाभिमान का घूंट पिया है, दृढ़ निश्चय श्रृंगार किया है। विजय पताका लिए बढ़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। सत्य सारथी बन जाए तो पहिए चक्र सुदर्शन होंगे। सत्य सारथी बन जाए तो पहिए चक्र सुदर्शन होंगे। काल रात्रि का चूर्ण उड़ेगा, नव प्रभात के दर्शन होंगे। जीवट अपना बहुत बड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। बहुत ही शानदार। प्रसून जी, अब कार्यक्रम के अंत में चूंकि आप एक ऐसे पद पर हैं, तो मैं 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अब तक तो संवाद था, आप फिल्म सेंसर बोर्ड में हैं। कई बार इधर हम लोग देख रहे हैं, फिल्में आती हैं और उसको लेके 2 धड़े बढ़ जाते हैं। कोई कहता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, और एक धड़ा कहता है कि ये जो सच्चाई थी उसको अब तक छुपाया गया, अब दिखाया जा रहा है, तो दूसरा पक्ष ऐसी बात कह रहा है। एक इसका जवाब दीजिएगा। और दूसरा, कुछ फिल्मों के गाने, कुछ ऐसी चीजें सेंसर बोर्ड से पास हो गई, उस पर बाद में विवाद हुआ, तो फिर उसके बाद उसको पीछे लेने का फैसला हुआ। ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई? और आपके इतने दोस्त मित्र सब फिल्म इंडस्ट्री में, आप लगातार फिल्म सेंसर बोर्ड में, उस भूमिका का आप कैसे बैलेंस करते हैं? ये 2-3 सवाल है मेरे, एज ए सेंसर बोर्ड चेयरमैन के तौर पे आप बताएं इसमें। एक तो आप कह रहे हैं कि अपना काम मैं निष्ठा से कर पाऊं, इसके लिए मैंने थोड़ी दूरी तो बनाई है, और उसके लिए अगर मुझे कोई प्रोफेशनल नुकसान हुआ तो हुआ। मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष, मैंने आते ही कहा था कि मैं ये फिल्म, ये जो रोल है, देखिए निंदक तो बहुत होते हैं, लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं आता कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब मुझसे पूछा गया तो मुझे लगा कि दिस आर्म चेयर क्रिटिसिज्म इज इनफ, नाउ मे बी आई शुड ट्राई एंड डू इट, एंड करना चाहिए। और मुझे आते ही लगा कि मैं विवाद की जगह संवाद को प्राथमिकता दूंगा। अच्छी बात। मैं ये नहीं मानता कि कोई फिल्म मेकर किसी को हर्ट करने के लिए फिल्म बनाता है, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। देखिए, एक आप नदी है, नदी में नदी बह रही है, उसमें जो व्यक्ति तैर रहा है उससे आप पूछें कि नदी कैसी है, तो वो कहेगा नदी आक्रामक है, क्योंकि वो लहरों के विरुद्ध तैर रहा है। जो व्यक्ति नदी के तट पर साक्षी भाव से खड़ा है, उससे आप पूछे नदी कैसी है, तो वो कहेगा नदी शांत है, मैं तो ध्यान लगा रहा हूं। वही नदी है, लेकिन लोगों के लिए अलग अलग है, क्योंकि आपका वेंटेज पॉइंट अलग अलग है। तो मैंने हमेशा फिल्म मेकर से कहा है कि आप हो सकता है एक तरह से सोच के आ रहे हैं, और यहां पर जो कमेटी, देखिए फिल्म जो सर्टिफिकेशन होता है उसमें कौन लोग बैठते हैं, ये कई बार लोग जानते नहीं है कि कौन लोग हैं वो जो लोग बैठ करके बताते हैं कि भाई ये फिल्म मेकर को ये करना चाहिए। ये जनरली नॉर्मल हाउसवाइफ्स हैं, टीचर्स हैं, ऐसे नॉर्मल लोग होते हैं, वो लोग कमेटी में होते हैं। वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि हमें ये लग रहा है, और फिल्म मेकर को कई बार पसंद नहीं आता तो वो फिर बोर्ड में आगे अपील करता है या फिर कोर्ट में चले जाता है या जो भी। लेकिन जनरली मैंने कहा कि अगर आप साथ में बैठें तो आपको एक सोल्यूशन निकल सकता है कि मैं क्या कहने की कोशिश करता हूं, अपनी बात आप उन्हें समझा दें, वो आपको समझा दें। तो मैंने संवाद को, विवाद की जगह संवाद को प्राथमिकता दी। अब जो फिल्में आती हैं, मैं तो ये मानता हूं, वही मैं इसलिए ढूंढ रहा था कि ये युग जो है ना, ये पहले जैसा लुक नहीं है कि आप क्यूरेटेड रियलिटी देखेंगे। आज आपके सामने
इतने सारे, देखिए, मंचों का लोकतांत्रिकरण हो चुका है। आज हर एक के पास एक मंच है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आप लोग जब जर्नलिस्ट जिस जमाने के हैं, उस समय एक गिनी चुनी प्लेटफॉर्म से जहां से खबर आती थी, बिल्कुल, आज कहीं से भी खबर आ सकती है। तो एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जिसे मैं जाहिर का युग कहता हूं। ये जाहिर का युग है। इसीलिए मैं बता रहा था कि अगर आपको, मैं वो जाहिर के ऊपर एक मैंने लिखा है, और ऐसे में ये कहना कि क्या कौन सी फिल्म सही है कौन सी गलत है, इस निर्णय पर बैठना नहीं चाहिए। एक वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन दे से, किसी के लिए कोई सत्य है, किसी के लिए वो सत्य नहीं है, किसी के लिए वो, ऐसे समय में अपना विवेक रखकर चीजों को देखना चाहिए। और हम जितना प्रयास करते हैं कि बहुत जिक्र कर रहे हैं, और ये मैं आपके माध्यम से ये करना चाहता हूं कि जो इंटरनेट पर, ओटीटी पर जो कंटेंट आता है, उसे कोई सर्टिफिकेशन बोर्ड के थ्रू नहीं जाना पड़ता है। तो कोई भी अपना यूट्यूब पे आपने कोई गाना देखा और आप कहने लगे कि सीबीएफसी ने इसको कैसे पास कर दिया, वो सीबीएफसी को तो पता भी नहीं होगा कि वो गाना आ गया, क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर और उस मेकर के ऊपर है, उन्होंने उसको वहां रखा है। वो आपके पास सर्टिफिकेशन के लिए आएगा आएगा तब उसकी कोई जिम्मेदारी है। तो कई लोगों को अब ये जो हाल ही फिलहाल जो गाना एक जिस पर विवाद हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका हमें कुछ पता भी नहीं था। मैंने पूछा भी, भाई कहीं क्या अप्लाई हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। तो ऐसी बहुत सो जो ओटीटी पे और डिजिटल कंटेंट है, वो सीबीएफसी के अधिकार क्षेत्र पे नहीं आता है। इसलिए कई बार लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि ये चीज जो है वहां से पास हुई है, जबकि हर चीज जो पब्लिक एग्जीबिशन में आती है, चीज फिल्म थिएटर में जो दिखाया जाता है, सिर्फ वही वहां पर पास होता है। ये मैंने क्लैरिटी इसलिए ये आपने अच्छा क्लैरिटी दी, क्योंकि पहला सवाल तभी जा रहा था कि गाना रिलीज हो गया और फिल्म सेंसर बोर्ड के कहां प्रसून जी रह गए, खुद ही लेखक है, तो इसलिए। लेकिन विवाद हुआ तो अभी पता चल रहा है, आपने क्लियर किया। मेरे मन में भी, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरे मन में भी ये ख्याल नहीं आया था। मुझे लगा कि ये सीबीएफसी से, अब ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तो सबको होना चाहिए, सबको होना चाहिए कि सच्चाई तो सबको, कि डिजिटल कंटेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है, सर्टिफिकेशन उसके लिए नहीं है हमारा अभी जो प्रावधान है। ये देखिए, इस कविता में ये कई चीजें इस समय की जाहिर होती हैं कि जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। यह युग है सब कुछ कहने का, प्रत्यक्ष सामने रहने का। यह युग है सब कुछ कहने का, प्रत्यक्ष सामने रहने का, पूरा पूरा साबुत सच्चा नहीं, सत्य अधूरा सहने का। चलो उस कमरे में चलते हैं जहां सुलग रहे हैं अंगारे। चलो उस कमरे में चलते हैं जहां सुलग रहे हैं अंगारे। चलो धूल हटाने चलते हैं पूरे मन से मिलकर सारे। मनशा लेकर बाहर आओ, बारिश है सब धुल जाएगा। मनशा लेकर बाहर आओ, बारिश है सब धुल जाएगा। हम चाहेंगे तो एक रास्ता इन रस्तों से खुल जाएगा, लेकिन पूरा बहना होगा। जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। जो घाव छुपाए जाते हैं वो और गहरे हो जाते हैं। जो घाव छुपाए जाते हैं वो और गहरे हो जाते हैं। तुम बार बार पट्टी बांधो पर सत्य पर दर्द छलक ही आते हैं। बस अपनी शर्तों पर रिश्ते, यूं कब तक ये चल पाएगा? बस अपनी शर्तों पर रिश्ते, यूं कब तक ये चल पाएगा? बस अपना दर्द ही दर्द लगे तो पीड़ा कौन सुनाएगा? जिद छोड़ के हाथ बढ़ाओगे तो उसे सामने पाओगे। जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। तुम्हें हैरत है वो बदल गया जिससे पहचान पुरानी थी। तुम्हें हैरत है वो बदल गया जिससे पहचान पुरानी थी। उसकी तो हर एक धुन तुमको बरसों से याद ज़बानी थी। ईमानदार होकर सोचो, क्या उसका सच जाना तुमने? क्या पूरी पूरी कोशिश की? क्या उसको पहचाना तुमने? शायद आधी पहचान थे तुम, उससे एकदम अनजान थे तुम। ये रातों रात नहीं होता पैदा, जज्बात नहीं होता। चलो खुद से नजर मिलाते हैं, हर पक्ष सामने लाते हैं। जो उधड़ा है सीना होगा, जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। बहुत अच्छा, और इससे समझ भी आ गया
कि जो आजकल चीजें हैं उस पर आपका नजरिया जो क्या? चीज नहीं कही गई है वो कही तो जाएंगी। आज के जमाने में आप यहां से किसी को कहेंगे मत कहे तो वो वहां से कहेगा, और ऐसे में चीजों को आप ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे सुनेंगे जो आपने पहले नहीं सुनी थी। देखिए तो देखिए इसमें आप प्रसून जी, लोकतांत्रिक समय में मीडिया का जिस तरह से इस समय हर एक एवरीबडी हैज अ कैमरा, हर एक के पास ब्रॉडकास्ट के लिए प्लेटफॉर्म भी है, तो आप ऐसी चीजें सुनेंगे जो आपने पहले नहीं सुनी थी। और खासकर आपके जमाने के लोग जो एडिटोरियल फिल्टर्स लगाते थे, भाई आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है एआई के जगत में तो और भी बड़ा होने वाली है ये बात कि एआई जब खुद ही क्रिएट करके खुद ही प्रस्तुत करने वाला है और हर एक के पास वो एक्सेस है, तो ऐसे समय में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एंकरिंग कहां पे है, एथिकल स्टैंडर्ड्स किसके हैं, वैल्यू सिस्टम किसका है। विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है, बच्चों को समझाने की आवश्यकता है कि किस तरह से वो न्यूज को कंज्यूम करते हैं, इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं, उसको किस तरह से प्रोसेस करते हैं, क्योंकि ये जाहिर का युग है, यहां प्रत्यक्ष चीजें आने वाली हैं और कई चीजें आपको अच्छी लगेंगी, कई बुरी लगेंगी, और निर्णय आपका होगा, वो आपके विवेक को जागृत करने की आवश्यकता। लेकिन जो जिस तरह का वक्त है इसमें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का खतरा भी उतना ही है। अभी मैं कोलकाता में था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा और लोकसभा में उन्होंने ये वैश्विक संकट के बारे में जो बातें कही, उसका उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि कोविड महामारी में जैसे देशवासी एकजुट थे, ऐसा उन्होंने बोला, देशवासी एकजुट थे, हमें तैयार रहना होगा हम कोविड से। उसको इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया उत्तर भारत के कई जिलों में। उस रात को मैं आपको बता रहा हूं कि लोग पतीले ले लेकर पेट्रोल पंप पहुंच गए कि लॉकडाउन लगने वाला है, मोदी जी देखो राज्यसभा में बोल दिए कोविड की तरह स्थिति होने वाली। पतीले लेकर के, घर के बर्तन लेकर के पेट्रोल डीजल लेने चले गए। ये भी तो एक बहुत बड़ा खतरा है। जो बात नहीं कही गई वो सुनी जानी चाहिए या वो आप कही जाएगी, जो बात कहनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा कि एंकरिंग कहां पे है, फिल्टर कहां पे है। ये बहुत आवश्यक है कि अब हमने देख लिया कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, लेकिन अब उससे अम्यूज होने की जगह वो हमें नुकसान भी कर सकती है। अब हमें आवश्यकता है कि हम एक उसके बारे में विचार करें। ये पहली बार ऐसा समय आ रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में हम लोग जी रहे हैं, और ऐसे में अफवाह, जैसे आपने कही, कोई अफवाह बढ़ जाती है जिसकी वजह से नुकसान होता है। अब ऐसे समय में सच में ये संकट के क्षण आते हैं, विश्व के सामने आता है, कोई हमारे देश के सामने तो नहीं है, पूरे विश्व के सामने एक संकट की घड़ी है। और ऐसे समय में अफवाहें फैलाएं और कुछ लोग, वो देखिए, हमने इस देश में आज ये पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत आवश्यकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत आवश्यकता है। हमने अपने देश की बहुत निंदा की है। तारे ज़मीं पर फिल्म में हमने एक आइलैंड का जिक्र किया था, सोलोमन आइलैंड। उस सोलोमन आइलैंड में क्या होता है कि जब एक वृक्ष को उनको गिराना होता है तो उसको काटते नहीं है, वो उसको गलियाते हैं, वो मिलकर उसको कर्स करते हैं, गाली देते हैं, बुरी बातें कहते हैं, और धीरे धीरे वो वृक्ष सूखता है और फिर वो गिर जाता है। ये वहां परंपरा है। मुझे लगता है कि हमारे देश में कई लोग निंदा और उसको समाप्त करने वाली निंदा का फर्क भूल गए, और वो भूल गए हैं कि अब हमारे देश शायद उस पर क्षमता ही ना रह जाए कि वो उस निंदा को ले पाए, क्योंकि वो ऐसा वृक्ष ना हो जाए जो सूख कर गिर जाए। तो निंदक नियरे राखिए पर सर पे मन बैठाए। बिल्कुल ठीक है। अब प्रसून जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। बिल्कुल, मैं आज के दौर में, जैसे हम लोग जर्नलिस्ट, किसी मुद्दे पर हमने वीडियो बनाया, अगर हमने 15-16 मिनट में उस विषय को समझाना चाहा, जैसे मिडिल ईस्ट का क्राइसिस ही है, ईरान, इजराइल, किसी भी मसला, तो बहुत सारे लोग 16, 17, 18, 20 मिनट का वीडियो, इतनी बातें बताने में तो वो लोग वीडियो का साइज देख के फोन करते हैं कि जिस्ट बता दो यार फोन पर, ये 21 मिनट क्या सुने, क्या बोले हो, जरा जल्दी से बता दो। उनके पास ये पेशेंस नहीं है कि वो उस विषय की तह तक जाके अपने 20 मिनट निकाल सके। उसी के शॉर्ट्स या रील खोजते हैं वो,
और रील देखते जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं ट्रेन में, प्लेन में, वो केवल रील ही देखे जा रहे हैं, लेकिन रील भी 1 घंटा देखते हैं। 90 सेकंड की 100 रील देख देंगे, लेकिन 1.5 मिनट 20 मिनट का कोई कंटेंट सीरियस या आप जैसे लेखकों के लिए, आप जैसे गीतकारों के लिए, आने वाले दिनों में जो साहित्यकार हैं उनके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज हो रहा है, जब दुनिया 60 सेकंड 90 सेकंड का आइटम कंटेंट चाह रही है, उसमें ये गंभीरता, जो भाव आपके हैं, उन भावों को समझने के लिए एक तो आदमी को उतना ही संवेदनशील होना पड़ेगा और उसके पास उतना ही समय होना चाहिए। जो व्यक्ति इतनी जल्दी में है, इतनी जल्दी में है, उसको आप समझ पाते हैं कि वो उस इमोशंस को पकड़ पाएगा? ये कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं? ये मेरा आखिरी सवाल है, अगर इसके बाद कोई और पूछना चाहे। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ह्यूमन अटेंशन स्पैन अभी जो कहा जा रहा है, इट्स कम डाउन एज रिसर्चर्स से 8 सेकेंड, 8 सेकेंड हो गया, क्योंकि गोल्ड फिश जिसका 9 सेकेंड अटेंशन स्पैन है उससे 1 सेकेंड कम है। तो गोल्ड फिश से भी 8 सेकेंड की आप बात कर रहे हैं। विज्ञापन के क्षेत्र में एक चीज, एक टर्म है जिसे कहते हैं फ्रंट लोडिंग। फ्रंट लोडिंग का मतलब यह है कि आपके शुरू के 8 सेकंड में आप अपनी बात कह लीजिए, वरना कोई नहीं देख रहा है आपको। तो ऐसे समय में सूक्ष्म, और ऐसा नहीं है कि आप संप्रेषण नहीं कर सकते, ऐसे समय में अपनी बात नहीं कह सकते, कह सकते हैं। भाई दोहे क्या थे? गागर में सागर क्या था? गागर में सागर आप कहते थे ना, दोहा था ना, काल करे सो आज करे सो अब, पर अभी सारी बात तो कह दी ना इसमें। तो एक तो हमने लिखने में ये मानना कि जो रील्स होंगी वो खराब ही होंगी। देखिए, छोटी छोटी कविताएं मैं आपको सुनाता हूं। 40, 60, 100, 500 वाट, तुमको सारे बल्ब मुबारक, मैं तो एक दिए की लौ हूं, माटी तेल और घर का कोना। ये भी कविता है, सूक्ष्म कविता है। जीभ लचीली रीढ़ बिना है, उसका क्यों एतबार किया, आंख में झांको दर्पण है, एक साफ साफ दिख जाएगा। ये भी एक कविता है। मैंने छोटी छोटी कविताएं जिसे हम पहले क्षणिकाएं कहते थे, उन क्षणिकाओं का भी महत्व है। तो एक तो वो, दूसरा ये भी समझ लीजिए आप कि जितना लोग कम देख रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि 10 सेकंड और 15 सेकंड देख रहे हैं, वही बिंज वॉच भी करते हैं। पूरा वीकेंड एक सीरियल देखते हैं, पूरा का पूरा देख डालते हैं, मतलब रात भर जगते हैं, अगले दिन देखते हैं, और आपको लगता है कि यही व्यक्ति है जो रील देखता है। ये व्यक्ति अब मतलब 14 घंटे से टीवी देख रहा है। तो ऐसा नहीं है। पॉडकास्ट, लंबे लंबे पॉडकास्ट 2-2 घंटे के लोग देखते हैं। तो ये भी कहीं इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि लंबा नहीं देख रहे हो। आपने खुद ही कहा कि वो 1 घंटे तक लगातार देख रहा है, तो ये छोड़ना चाहिए। दूसरी चीज जो आई थिंक, जो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, और मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, पर मैं बहुत से अभिभावकों को, पेरेंट्स को, इनको देखता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी डिजिटल पे डाल रहे हैं बच्चा पालने की। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो बच्चे को स्क्रीन के सामने बैठा देते हैं। देखिए, जब आप खाना खाते हैं, एक मां जो है बच्चे को खाना खिलाती है तो चख के खिलाती है, चखती है, इसमें मिर्ची ज्यादा तो नहीं, गरम ज्यादा तो नहीं, फिर बच्चे को करके देती है। आप ये भूल रहे हैं, जो कंटेंट है ये भी एक तरह की खुराक है, ये भी एक तरह का फूड है, इसे बिना चखे अपने बच्चे को न दें। बिल्कुल सही कह रहे। तो एक संस्कार बनेंगे, किस तरह की चीज हम देखेंगे। अभी क्या हुआ है कि इतनी तेजी से बदलाव आया है और इतनी आंधी की तरह आया है कि सब कुछ उसके सामने सब हतप्रभ है, हाथ पैर फूल गए। ऐसे समय में हमारे एजुकेशन सिस्टम को एग्रेसिवली आगे आना चाहिए, पत्रकारिता में, जहां पर ये चीजों में बार बार लोगों को बताया जाए कि किस तरह की कंटेंट को कंटेंट माना जाए। जो मैंने युग बताया, जाहिर का युग, वो तो है, वो सत्य है, लेकिन युग को हम तिनके की तरह एक्सेप्ट करेंगे कि हमें तैराक की तरह एक्सेप्ट करेंगे? हम उस तिनके की मानिंद बहते चले जाएंगे जहां वो हमें ले जाएगा, या उस तैराक की तरह जाएंगे जो जाकर अपने किनारे पर उतरना चाहता है? ये हमें फैसला करना पड़ेगा कि हम तिनका बनेंगे कि हम स्विमर बनेंगे। तो अगर प्रसून जी से